देखो, प्राकृत संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 60 है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या है कि प्राकृत संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिसके वर्गों का अंतर 60 है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ हम लोग ऐसा बनाते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखो, प्राकृत संख्या मतलब एक प्रकार से नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये कंटिन्यूअस चलते जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं है। एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर हम 1 लाख लेंगे तो 1 लाख से भी ज़्यादा कोई एक संख्या है कि नहीं। तो एक इसके बाद देखो, तो मान के चलो 1 से स्टार्ट होता है तो इसको नेचुरल नंबर है। होल नंबर किसे कहते हैं? देखो, WHOLE, होल नंबर मतलब हो जाता है पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसको प्राकृत संख्या, इसे पूर्ण संख्या। वो संख्या जो 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, ये भी इसका कोई ख़त्म नहीं है। एक प्रकार से ये इसका भी कोई अंत नहीं है। अब क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है कि प्राकृत संख्या के ऐसे कितने युग्म हैं जिसका अंतर 60 है। तो हम लोग को पता है, अगर मैं 60 का एलसीएम करता हूँ तो मैं लिखूँगा 30 दूनी 60। तो क्या होता है? 30 गुना 2 भी क्या होता है? 60 होता है कि नहीं। और अगर हम इसको 2 से और जाएगा तो 15 हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 15 जा 60 लिख सकते हैं। ओके, इसको और भी अगर घटाएंगे तो क्या होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं 3 2 2 जा 4 4, और यहाँ पर क्या हो गया? 4 तिया 12, तो 12 गुना 5 भी 60 हो गया। और क्या होगा? और इसका बहुत तरीका होगा। देखो क्या होगा कि हम लोग अगर ऐसा करते हैं कि 5 क्या होगा? 5 2 जा 10 होगा कि नहीं, और 3 2 जा कितना होगा? 6, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो देखो कितने तरीके से हम इसको 60 निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारा तरीका हो गया जो इससे हम लोग 60 निकाल सकते हैं। अब देखो 6 10 जा 60। अब बोल रहा है कि हमें क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृत संख्याओं के ऐसे युग में जिसके वर्गों का अंतर। तो हम देखो एक काम करते हैं, हम मान के चलते हैं कि एक संख्या को हम मान चलते हैं a, प्राकृत संख्या है a। तो a मतलब a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर क्या होगा? 60 होगा। तो हम अभी यहाँ पर कोई भी जो यहाँ का जो संख्या है जो 60 बन रहा है, इन दोनों का अंतर क्या, हम लोग वर्गों का अंतर 60 हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग सीखेंगे। तो देखो इसका देखो ये जो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 60। मतलब देखो a का वर्ग कोई संख्या है, क्या है? a का वर्ग, और b का वर्ग जो है मतलब प्राकृत संख्या a है, प्राकृत संख्या b है, प्राकृत संख्या a है, प्राकृत संख्या b है। इसके वर्गों का अंतर क्या हो रहा है? 60 हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? तो पहले हम लोग क्या किए? देखो पहले हम लोग एक एलसीएम किए। देखो ये इस मैथ में कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका भी वैसा कोई काम नहीं है। तो देखो यहाँ पर 60 है, तो 60 को हम लोग क्या किए? समझना बढ़िया से कि 60 को हम एक प्रकार से एलसीएम किए और इसका एक प्रकार से गुणांक निकाले कि देखो क्या है कि 30 दूनी 60 होता है, 4 15 60 होता है, 12 5 60 होता है, 6 10 जा 60 होता है। तो और भी ये सब इसका तरीका हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन 60 निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि प्राकृत जो संख्या है, देखो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर मतलब a का अंतर और b का अंतर। यहाँ पर a क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या क्या? 1 से लेके कोई भी संख्या हो सकता है, 0 नहीं होगा। 1 से लेके कोई भी एक ऐसा संख्या हो सकता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, मुझे तो पता नहीं। मुझे पता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 60 होगा। अब देखो इसका जो ये निकाला है, अब इसका गुण समझते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा कि होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लिखे तो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी।
ये आप लोगों को क्लास 8 में मिलता है ये फार्मूला, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा हम लोग क्या समझे, हम लोग अब देखो इसको समझते हैं इधर से। देखो हम लोग समझ गए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो गया 60 है, क्योंकि ये कहाँ से आया, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 60 से आया। इसके बदले में नहीं ये आया है कि नहीं, इसके बदले में नहीं ये आया। अब हम लोग क्या एक मान के चलो, यहाँ पर देखो एक संख्या हम बैठाते हैं, यहाँ पर एक संख्या बैठाते हैं जो हम लोग किए हैं 10 गुना 6। तो देखो 6 10 60 हो रहा है कि नहीं। अब देखो एक संख्या हम बिठाते हैं, मान के चलो ए को हम मान लेते हैं 8 और बी को मान लेते हैं 2। तो देखो 8 और 2 10 हो रहा है, 8 और 2 कितना हो रहा है 10 हो रहा है, और 8 माइनस 2 क्या 6 हो रहा है, तो इसके बदले 60 हो रहा है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि 8 और 2 ऐसा वर्ग एक युग्म है, 8 और 2 एक ऐसा युग्म है जिसके वर्गों का अंतर 60 होता है। अब देखो 8 और 2 समझ लो कि 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो इसका वर्गों का अंतर क्या होगा 60 होगा। 8 8 जा कितना होगा 64 और 2 2 जा 4। तो देखो इसका वर्गों का अंतर 60 हो रहा है। तो कैसा एक युग्म आ गया 8 और 10 8 और 2 एक युग्म आ गया, 8 और 2 एक ऐसा युग्म आ गया जिसके वर्गों का अंतर 60 हो रहा है, आ रहा है कि नहीं, जिसके वर्गों का अंतर 60 आ रहा है। तो एक युग्म में एक जोड़ा आ गया कि 8 और 2 एक ऐसा जोड़ा है हाँ कि जिसको वर्गों का अंतर क्या हो रहा है 60 हो रहा है। यह सब हम लोग को पता चल गया। तो कैसे पता चला, क्योंकि अगर हम लोग को नहीं ये पता होता कि अगर हम लोग ये नहीं पता होगा कि 6 10 या 60 होता तो हम लोग कैसे पता करते। अब देखो हम मान के चलो 12 और 5 को 12 5 60 होता है, क्या 12 और 5 के वर्गों का अंतर 60 होगा। अच्छा 12 और 5 जो है अगर इसको हम फिट करते हैं, ध्यान से समझना, इसको अगर फिट 12 और 5 या 10 और 6 को फिट किए थे ए प्लस बी ए माइनस बी में, अब 12 5 को फिट करते। देखो हम लोग क्या सीखे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 60 होगा, क्योंकि इसके प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर 60 होगा। लेकिन हम लोग मान के चलो ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके बदले में आ रहा है कि नहीं बराबर 60। अब देखो ए प्लस बी को जगह पर हम अगर 12 लिख देते हैं और इसके जगह पर हम क्या लिख देते हैं, क्या लिख दिए 5। तो बोलो हम ऐसे कौन सा संख्या ले कि 12, हम मान के चले लेते हैं 8 और 4 क्या होता है 8 और 4 कितना होता है 12। तो ए का मान लेते हैं 8 बी का मान 4, ए का मान लेते हैं 8 बी का मान 4, तो ये 12 हो गया। तो देखो अब 8 माइनस 4 कितना होगा 4 होगा, 8 माइनस 4 क्या होगा 4 होगा। क्या ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो अब इस चीज़ को समझो कि 8 प्लस 2 10 हो रहा था, इसको फिट कर रहा था, 8 माइनस 2 6 हो रहा था, तो ये जोड़ा यहाँ पर फिट हो रहा था। लेकिन अगर हम एक से ये जोड़ा ले ले 8 और 4 का जोड़ा, ये फिट हो रहा है, ये जोड़ा फिट हो रहा है नहीं, ये गलत हो रहा है। तो ये अगर फिट नहीं हो रहा है। और एक युग्म है जो फिट होता है, मैं दिखा देता हूँ वो युग्म क्या है समझ लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है 60 होता है। तो हम लोग समझ गए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या है 60 है। तो अब देखो हम एक संख्या ले लेते हैं कि संख्या क्या है कि तो देखो हम लोग क्या सीखे 30 दूनी 60 होता है कि नहीं होता है। हम लोग समझ गए 30 दूनी 60 होता है। तो कितना होता है 30 दूनी 60 हो गया, ठीक है। तो हम लोग मान के चलो कि 30 दूनी जो 60 हो रहा है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि ए जो है ए को 16 मान लेते हैं और बी को क्या मानते हैं 14 मान लेते हैं, बी को क्या मान लेते हैं 14। अच्छा देखो 16 और 14 जोड़ेंगे तो 30 होगा कि नहीं होगा। अच्छा 16 माइनस 14 क्या होगा 2 होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसी के बदले में 60 आ रहा है, तो यहाँ पर ए का मान क्या हो गया मेरा 16 हो गया और बी का मान क्या हो गया मेरा 2 हो गया। तो मतलब अगर हम एक काम करते हैं कि 16 और
बी का मान क्या हो गया मेरा 14 हो गया, बी का मान क्या हो गया 14। तो 16 14 एक ऐसा युग्म है, 16 14 एक ऐसी युग्म है। देखो ये 16 14 कहाँ से निकला, ये 30 और 2 से नहीं निकला, क्योंकि 30 दूनी 60 और 30 के बदले में 16 प्लस 14 आया, 16 प्लस माइनस 14 आया, मतलब 16 प्लस 14 और 16 माइनस 14, तो इसी के बदले में आया ना। अब बात देखो 16 और 14 क्या एक ऐसा युग्म हो गया कि जिसको अगर जिसका अंतर हम लोग का क्या आएगा, जिसका अंतर हम लोग का क्या आएगा, देखो हम क्या पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है 60 होता है कि नहीं। तो हम लोग अगर लिखेंगे 16 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 14 का स्क्वायर, तो देखो 60 आएगा। कैसे आएगा, देखो 16 क्या कितना होता है 256 यही ना होता है, और 14 क्या कितना होता है हाँ 196। तो देखो इसको घटाने से क्या आएगा, देखो 60 आएगा। तो इसीलिए क्या हो गया, तो ये जो तो एक ऐसा युग्म है 16 14 एक ऐसा युग्म है। तो यहाँ पर हम लोग आप लिख सकते हैं, अब देखो ये वाला लाइन इसके पीछे होगा, लेकिन इधर खाली जगह इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये वाला लाइन इसके पीछे होगा लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो हम लोग के पास कितना युग्म आ गया 8 और 2 एक ऐसा युग्म है कि जिसका वर्गों का अंतर क्या हो रहा है 60 हो रहा है, और 16 और 14 एक ऐसा युग्म है कि जिसके वर्गों का अंतर 60 आ रहा है। समझ में आया। तो हम लोग के पास टोटल कितना युग्म आ गया 2 युग्म आ गया, हाँ या ना, समझ में आया। देखो यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19.1/2 है और उसका एक संख्या 3.3/8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात समझना है, सिंपल सी बात है कि दो संख्या है, मान के चलो इस चीज़ को समझते हैं कि दो संख्या है, दो संख्या क्या है, मान के चलो एक को ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं। इनका गुणनफल 6 है, इनका गुणनफल क्या है 6 है। मान लेते हैं कि दो संख्या है, इसका गुणनफल 6 है। मान के चलते हैं कि ए का मान 2 है और बी का मान 3 है, तो 3 2 6 हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया ए 2 है बी 3 है। मान के चलो क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दिया जाता, एक यदि कोई संख्या मान के चलो ऐसा दिया जाता कि दो संख्या का गुणनफल 6 है, दो संख्या का गुणनफल 6 है, उनमें से अगर एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको डायरेक्ट इसके साथ क्या कर देंगे इसके साथ इसको भागा दे देंगे, 3 दूनी 6, तो दूसरा संख्या हम लोग का क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, हाँ या ना। बहुत ही आसान है। अब इसका और एक तरीका होता कि अगर हम लोग ऐसे निकालते कि मान के चलो कि दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 6 है, तो अगर एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या हम मान के चलो b मान लेते हैं, एक संख्या 3 है दूसरी संख्या b मान लेते हैं, 6 लिख देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर ऊपर गुना मतलब भागा होता है, तो 3 2 जा 6, तो b का मान क्या हो गया 2 हो गया। तो उसी प्रकार यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19.1/2 है तो दोनों संख्या तो उनमें से एक संख्या 3.3/8 है, मतलब 3 होल 3/8, एक संख्या 3/3/8 है, 3.3/8 है। दूसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया x मान लिया। इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो रहा है 19.1/2। तो देखो इसके साथ ये क्या होगा, ये गुना होगा कि नहीं, तो सिंपल है 3 8 या 24 और 3 कितना होता है 27, तो 27/8। समझ में आया सबको, हाँ या ना, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 3 8 या 27 और ये जोड़ हो जाता है तो ये 3 8 या 24 और 3 जुड़ गया तो 27/8। समझ में आ गया सबको। अब नेक्स्ट देखो क्या है, गुना x का x लिख दिए, ये 9 2 जा कितना होता है 38 और 139/2। तो इस तरह से क्या हो गया, अब हम लोग जानते हैं कि ऊपर ऊपर कटता है, ये अपना गुना का साइन देगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर ऊपर क्या होगा कटेगा। तो हम लोग देखो 3 के साथ काट रहे हैं इसको, तो हम लोग क्या 3 9 या 27 होता है कि नहीं, इसको भी 3 से काट रहे हैं तो इसको भी मुझे 3 से ही काटना पड़ेगा, तो 3 13 या 39 होता है। तो हम लोग इसको 3 से काट रहे हैं। अच्छा, इस काट को अगर आप लोग समझ नहीं पाते हो तो मैं एक सिंपल सा दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मान के चलो मेरा 27 है, तो 27 के बदले मैं लिख सकता हूँ कि 3 गुना 9 तो 27 होगा कि नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नीचे मेरा 8 है, तो 8 के बदले मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 4 गुना 2, क्या लिखूँगा 4 गुना 2। अब देखो इधर मेरे क्या है x है, x का x लिख दीजिए, और इधर मेरा क्या है, हम लोग 3 गुना 13 मतलब 39 होगा कि नहीं, 3 गुना 30 39 होगा कि नहीं।
और इधर क्या हो जाएगा, मेरा जो 2 है वो 2 ही मैं रखूँगा, ये वाला जो 2 है ये 2 ही मैं रखूँगा। अब देखो ये 3 कट गया ऊपर है, ठीक है। अच्छा ये दो कट गया नीचे नीचे है, तो इधर क्या बचा 9 बचा, इधर क्या बचा 4 बचा। तो ये 4 क्या होगा 13 के साथ गुना होगा, ऊपर नीचे गुना होता है, तो 4 गुना होकर क्या हो गया, तो 4 13 जा 52 हो गया, 4 को 13 से गुना करते 52 हो जाएगा, 52 होगा। और 9 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो मेरा क्या हो गया 52/9 क्या हो गया 13 गुना 4 52/9 मतलब 52/9। और इसको भी हम लोग भागा करके पूर्णांक बना सकते हैं, S0 20 आपको लोग खुद से बना सकते हो तो बना लेना, बस इतना सही है मैथ्स। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखो इस तरह का मैथ्स को क्या है कि एक ट्रिक देके समझा दिया जाता है कि इसमें क्या देगा मुझे, जिसका 200% 90 है तो उस संख्या का 40% क्या है। तो मुझे तो बता ही दिया गया है कि उस संख्या का 90% सॉरी उस संख्या 200% 90 है, तो हमें पता करना चाहिए कि कौन संख्या कर। तो मान लिया संख्या x है, तो x का 200% क्या है 90 है, x का 200% क्या है 90 है। अब देखो 200% मतलब ही होता है बटे 100%, मतलब होता है बटे 100, तो क्या हो गया 200/100, तो ये 90, तो ये 0 0 कट गया मेरा, तो x गुना मेरा क्या बचा 2 बचा बराबर 90। तो अब देखो ये जो 2 है तो 2 का हम काटेंगे तो 245 जा 90 होगा कि नहीं, तो x का मान कितना होगा 45। तो मुझे पता चल गया कि 45 का 200% 90 होता है। हाँ होता है, क्योंकि 45 अगर खुद 100% है तो 45 का 200% 90 ही होगा, 45 दूनी 90। तो मुझे पता चला कि 45 का 200% 90 है, तो 45 का 40% क्या होगा, तो 40% मतलब 40/100, तो 100 हो गया। अब देखो क्या हुआ, हम 45 को लिख सकते हैं 9 गुना 5 45, और 40 को लिख सकते हैं 8 गुना 5 40, और 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 20। अब देखो ये 5 5 कट गया, अब देखो इसको काट दिया 4 5 जा 20, अब 4 2 जा 8, तो इसलिए ऊपर क्या बचा 9 गुना 2, तो 9 2 जा 18। कोई समझ क्वेश्चन। दो लगातार विषम संख्याओं का योग क्या है 76 है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो दो लगातार संख्या विषम संख्याओं का योग क्या है 76 है। तो बात समझ लेना कि दो, हम लोग को सबसे पहले पता चलना चाहिए कि विषम संख्या क्या होती है। तो देखो 3 और 5 ये दो विषम संख्या है, जैसे 3 5 7 क्या, उसके बाद 9, तो 2 2 करके घर बढ़ रहा है 3, उसके बाद देखो 5 फिर 7 2 2 2 करके बढ़ रहा है। तो हम लोग इसको मैं समझाने की कोशिश किया कि 3 के, तो इसके बीच में क्या अंतर है 2 आ रहा है। तो अगर 3 एक हम लोग का विषम संख्या है तो उसके साथ कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा, तो 2 जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार क्या है, तो माना कि ये बड़ी नहीं, ये छोटी होगा, ये छोटी होगा और ये बड़ी होगा, ठीक है। तो ये क्या माना छोटी विषम संख्या x है, माना कि छोटी विषम संख्या x है, ये माना विषम संख्या x है, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगा x + 2 होगा, क्योंकि 2 करके बढ़ रहा है। अगर एक विषम संख्या x है तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा x + 2 होगा, क्योंकि क्रमागत किसे कहते हैं, क्रमागत मतलब 3 के बाद 5 5 के बाद 7, यही ना क्रमागत है, मतलब बैक टू बैक जो बढ़ते जाता है उसको ही क्रमागत कहते हैं। यहाँ पर देखो लिखा गया है कि जो लगातार, तो लगातार मतलब क्या 3 के बाद 5 लगातार वही ना होता है ना, 3 के बाद 11 हो जाता है, विषम संख्या तो नहीं हुआ, लगातार तो नहीं हुआ, उसके बाद वाला संख्या हो रहा है लगातार। तो इस तरह से क्या हो गया, तो मेरा इन दोनों का जोड़, दो विषम संख्याओं का जोड़, तो दो विषम संख्या, तो एक क्या है, तो इसका एक x है और दूसरा x + 2 है, इसका जोड़ 76 है। तो इसलिए क्या 2 को हम उधर भगाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या 74 हो गया, तो 2x = 74, तो 2 कट गया, 2 को 74 से काटे तो 37 हो गया, तो क्या x = 37। तो एक विषम संख्या अगर मेरा 37 हो गया, x 37 हो गया, तो x + 2 मेरा क्या होगा 37 + 2 तो 39। तो हम लोग का क्या हो गया, एक हो गया 37, दूसरा हो गया 39, इन दोनों का जोड़ मेरा 76 हो गया। तो दो लगातार विषम संख्या कौन सी हो गई, तो दो उसमें से बड़ी विषम तो बोला रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हो गई 39। समझ में आया, छोटी संख्या अगर 37 है तो बड़ी संख्या 39। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम। देखो एक हौज में 75,000 लीटर जल अटता है, यदि इसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। देखो एक हौज है, इस तरह का एक हौज है जिसका क्या है, ये 20 मीटर है, ठीक है, ये लंबाई, और ये चौड़ाई क्या है 15 मीटर, और ये क्या है तुम्हारा, इसका क्या हो गया, ये इसका हौज का वॉल्यूम, यानी इसके अंदर 75,000 लीटर पानी अटता है। तो देखो क्या होता है, एक फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर। तो देखो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं
कि 75,000 जो ये क्या है, ये क्या है, लीटर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 75 गुना 1,000 लीटर लिख सकते हैं। अच्छा, 1,000 लीटर के बदले हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब। तो ये हो गया 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब मतलब क्या है, अगर 75 के साथ 1 मीटर क्यूब गुना करें तो 75 मीटर क्यूब ही ना आएगा। तो ये क्या हो गया, 75 मीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 75 मीटर क्यूब। तो देखो आप समझ लेते हैं। तो देखो वो हज का आयतन क्या होता है, मतलब हज मतलब क्या है, घनाभ का रूप में काम कर रहा है। तो हज का आयतन हो गया, क्या हो गया, 75 मीटर क्यूब। तो हज का एक घनाभ है, तो घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्र मतलब आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है कि नहीं। तो इस तरह से क्या हो गया, ये 75 मीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पर लंबाई क्या है हम लोग का, 20 मीटर है कि नहीं, और चौड़ाई कितना है, 75 मीटर है। तो ऊंचाई हम लोग को पता है, नहीं पता है। तो ये मेरा 75 क्या हो गया, मीटर क्यूब है। तो देखो ये हम लोग का क्या हो गया, तो ये मेरा लंबाई दे दिया गया है, चौड़ाई दे दिया गया, तो लंबाई 20, ये चौड़ाई ये h। तो हम लोग h बराबर लिख सकते हैं कि 75/20 गुना 15। और देखो मीटर क्यूब है तो 3 को मीटर हो गया, और इधर 2 मीटर है तो 2 मीटर बगल में लिख दी। अब देखो ये मीटर ये मीटर ये मीटर ये मीटर काट ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसको बढ़िया से समझने के लिए 75 को लिख सकते हैं 5 15 × 75 होता है कि नहीं। और देखो 5 4 जस्ट क्या था 20, और 15 का 15, और ऊपर एक मीटर बचा है तो मीटर लिख दिए। देखो ये 15 कट गया, ये 5 कट गया कि नहीं। तो हम लोग के पास क्या बचा, सिर्फ इधर कुछ नहीं बचा, नीचे 4 बचा है कि नहीं। तो इसका आंसर हो गया 1/4 मीटर। इसका आंसर हो गया 1/4 मीटर। तो क्या आंसर भी है इसका 1/4 मीटर, ठीक है। देखो एक आयताकार खेत की लंबाई 120 मीटर है और चौड़ाई 80 मीटर है। इस आयताकार खेत की परिमाप एक वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर है, ठीक है। तो वर्ग के खेत की एक भुजा कितनी होगी, बहुत ही आसान मैथ से करते हैं। तो देखो दिया क्या हुआ है कि खेत का जो मतलब आयत का जो परिमाप है और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। तो आयत का लंबाई क्या है मेरा 120 है, चौड़ाई क्या है 80 है। तो 120 और 80 है, तो ठीक है। तो ये दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है। इसका परिमाप इसका बराबर है। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 × L + B होता है कि नहीं। तो 2 × L क्या है 120 है, और B क्या है 80 है। तो इस तरह से क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 हो गया तो 2 दूनी 4, 400 मीटर हो गया। तो आयत का परिमाप कितना हो गया मेरा, आयत का परिमाप हो गया 400। आयत का परिमाप कितना हो गया मेरा 400। ये अगर 400 हो गया तो ये भी 400 हो गया। तो वर्ग का परिमाप भी मेरा क्या हो गया 400। वर्ग का परिमाप कितना हो गया 400 मीटर। अब एक सिंपल सा बात बताओ, 4a = 400। तो a बराबर कितना होगा, हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं। 400 × 400। तो a बराबर कितना हो गया 100 मीटर। तो वर्ग की एक भुजा का माप कितना हो गया 100 मीटर। समझ में आया, बहुत ही आसान है। एक व्यक्ति कुछ संतरे 15 रुपये के 5 के भाव से खरीदे तथा उन्हें 16 रुपये 4 के भाव से बेचे, तो उनका प्रतिशत लाभ क्या है। तो समझने वाले क्वेश्चन है कि 15 रुपये में उसे क्या हो रहा है, 5 मतलब 5 उसको संतरे कितने में मिल रहा है 15 रुपये में, और वो बेच कितने में रहा है 4 संतरे वो बेच रहा है 16 रुपये में। तो डेफिनेटली मुझे तो लग रहा है इसका लाभ होगा। तो इसको समझते हैं कैसे। तो देखो 5 संतरे का क्रय मूल्य क्या है 15 रुपये है। 5 संतरे का क्रय मूल्य मतलब 5 के भाव से उसे 15 रुपये में संतरे मिल रहा है। तो 5 संतरे का क्रय मूल्य कितना हुआ 15 रुपये। तो एक संतरे का क्रय मूल्य क्या हुआ 15/5 मतलब 3 रुपये हो गया। अब देखो 4 संतरे का विक्रय मूल्य क्या है 16 रुपये। अब एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या है 4 रुपये। तो वो एक संतरा कितने में खरीद रहा है 3 रुपये में, और बेच रहा है 4 रुपये में। उससे लाभ हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, लाभ बराबर SP - CP। देखो SP अगर बड़ा है और CP छोटा है तो उस दौरान क्या हमें लाभ होता है।
तो क्या होता है, देखो हमें 1 रुपये लाभ हो रहा है। तो हमें तो अगर परसेंट निकालना है तो परसेंट का एक फार्मूला होता है परसेंट। तो देखो परसेंट का फार्मूला होता है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा CP गुना 100। तो हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपये, CP कितना है मेरा 3 रुपये, गुना क्या है 100। तो इसको अगर आप ये करोगे 100/3 को भगा देगा तो आपको 33/1/3 इतना परसेंट आपका आंसर हो गया। ठीक है, 33/1/3। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं करके दिखाई देता हूँ भागा। तो 3 से भगा देंगे, देखो ये 100 से गुना होगा, 100 से गुना होगा तो 100 ही होगा। तो देखो 3 3 जा कितना होता है 9, एक बचा फिर 10, 3 3 जा 9। तो ये क्या होता है, ये अगर बीच में दाग देते तो ये ऊपर चला जाता है, ये 33 होल 1/3। समझ में आ गया आपको। तो उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है 33%1/3 उससे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान मैथ है, कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग समझते हैं क्या है कि वह दर जिस पर 17,500 राशि, मतलब मान के चलो आप क्या के बैंक में गए हो और 17,500 रुपये राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए लेते हो। आप उधारी लेते हो बैंक में जाके, कितना रुपये लेते हो 17,500 रुपये उधारी लेते हो राशि, और साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में आपको कितना वापस करना है 19,250। तो आपको 19,250, मतलब आप बैंक में गए हो, आप बोले कि मुझे 17,500 रुपये दीजिए, मैं 2 वर्ष के बाद आपको इतना लौटा दूंगा। मतलब बैंक आपको बोला कि आपको 2 वर्ष के बाद इतना आपको लौटाना होगा 19,250। तो बैंक उसे कितना परसेंट सूद, मतलब एक प्रकार से कितना परसेंट आपका सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा है हर एक साल के लिए, कितना परसेंट, तो वही पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया। तो देखो हम लोग का जो P है वो P क्या है, P हम लोग को समझना है कि जो बैंक में हम लोग मान के चलो, हम यहाँ पर लिखा नहीं गया कि बैंक में हम उधार लेने गए हैं, लेकिन मान के चलो जो चीज़ हम जिस चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है, एक प्रकार जिस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, टैक्स सॉरी गलती से निकल गया, जिस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, अब मुझे कौन किस पर इंटरेस्ट लगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, बात को समझो कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया कि जो कोई भी है जिस 17,500 ये मेरा राशि है, तो इसी पर साधारण ब्याज लग रहा है। तो मेरा 17,500 जो हो गया, ये इतना रुपए जो हो गया, ठीक है, इतना रुपए हो गया। इधर 1 रुपये का सिंपल साइन होता है, मैं इधर कर दिया क्योंकि जगह नहीं था इसलिए। तो अब क्या है, ये 17,500 रुपये, इस पर मेरा कितना परसेंट बोल रहा है कि इंटरेस्ट लगेगा, आर लगेगा। आर मतलब क्या है परसेंट, आर मतलब कितना रेट लगेगा। और मुझे टाइम के कितना दे दिया गया है 2 वर्ष दे दिया है, 2 वर्ष दे दिया गया है। कितना वर्ष दे दिया गया है 2 वर्ष दे दिया गया है। तो मुझे वापस कितना करना है बैंक को 19,250, इतना ही वापस करना है कि नहीं, 19,250 रुपये वापस करना है। अब सिंपल सी बात है, इतना मुझे वापस करना है तो मुझे सबसे पहले एक फार्मूला हम लोग को आना चाहिए कि हम लोग जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है। एक ही फार्मूला याद रखना, P गुना R गुना T/100, सिर्फ एक फार्मूला, और कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो मेरे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है, मेरे पास P मौजूद है मेरे पास P मौजूद है, मेरे पास R मौजूद है, R नहीं क्योंकि R तो मुझे निकालना ही है, T मौजूद है, T मौजूद है, 100 तो है ही है, तो SI नहीं है। देखो एक SI का एक सिस्टम होता है कि SI बराबर क्या होता है कि मैं क्या किया, बैंक में कितना जमा किया, ठीक है, और मैंने कितना रुपये उधार लिया था। तो मैंने बैंक में जमा किया 19,250, और बैंक में मैंने जमा कितना किया, तो पहले सॉरी उधारी कितना लिया था 17,500। तो मैंने बैंक में कितना लिया था 17,500। मुझे बैंक में ज़्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ मेरा सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। तो वही तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे बैंक में देना कितना पड़ा, उससे 17,500 घटा देंगे। तो देखो 0 से 0 चला जाएगा तो क्या 0 होगा, 5 से 0 जाएगा तो 5 होगा। अब देखो ये क्या हो गया, 12 से 5 जाएगा तो कितना होगा 7 होगा, 7 5 12, हाथ में जाएगा 1 8, तो 9 से 8 जाएगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा, और 0 0 कट गया तो कितना हो गया 1,750 रुपये। कितना हो गया 1,750 रुपये। अब मैं फार्मूला में फिर से लाऊंगा, हम लोग का क्या होता है SI बराबर कितना क्या होता है
पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, इतना ही होता है, यही फार्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मेरे को सिंपल अब सेट कर देना है, ठीक है। तो ऐसा ही मेरा कितना हो गया 1750, ठीक है। मेरा पी कितना है, मेरा पी हो गया 17,000, देखो पी मेरा कितना हो 17,500, ठीक है। आर मुझे पता है, मुझे पता है, टी मेरा 2 वर्ष है और नीचे हो गया 100। अब देखो अब इसको समझने के लिए देखो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, एक है। हम लोग जानते हैं अगर बीच में इक्वल रहे तो ऊपर ऊपर कटता है। देखो ये 17,500 है और ये सही 1,750 है और ये भी 1,750 है। इस शून्य का पकड़ पूरा काट दे तो क्या यहाँ पर 10 बिठा सकते हैं हम, क्योंकि ये पूरी कट गया तो एक शून्य बचा, मतलब क्या बचा 10 बचा। किसी कोई समझ में प्रॉब्लम? ओके। अब मेरा जो 10 बचा तो इधर मेरा कुछ बचा नहीं बचा, तो एक काम करता हूँ, इसको समझो। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1/1 है। अब देखो इधर क्या बचा 10 गुना आर गुना 2/100, तो वैसा ही हम लोग लिख दिए, ठीक है। 10 गुना आर गुना 2/100। अब सिंपल सी बात है, ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो मेरा ये 100 हो गया, ये मेरा 10 हो गया, ये मेरा आर हो गया और ये मेरा 2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 100 है तो 100 के नीचे हम क्या कर देंगे, इस 10 को ला देंगे, ठीक है, और ये 2 को भी ला देंगे। इधर मेरा क्या बचा, आर बचा। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 10 जा 100 और 5 2 जा 10। तो इसीलिए क्या 5 बचा आर बराबर, तो आर क्या है एक्चुअली में परसेंट में आता है, तो आर हो गया मेरा 5%। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसका एक और भी तरीका हो सकता है, जैसे मान के चलो ऐसा ही बराबर कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको इसके साथ गुना कर सकते हैं, ऐसा ही गुना 100। और क्या कर सकते हैं, अगर मैं आर को इधर रख दूँ, आर को मैं इधर रख दूँ, तो पी और टी की हक क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब आर बराबर एक फार्मूला ये भी तैयार हो गया, ऐसा ही गुना 100 पी गुना टी। यह होकर के अगर हम फार्मूला सेट करके बिठाए तो कभी आर का मान निकल सकता है। तो अब आप लोग का जैसे इच्छा हो। एक राशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी तिगुनी हो जाएगी। मतलब कोई भी एक राशि है, क्या है एक राशि है, वो बोल रहा है 25% दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी तिगुनी हो जाएगी। मान के चलो राहुल नाम का कोई लड़का है, वो बैंक गया है, तो वो मान के चलो कि 100 रुपये उधारी लिया है, बैंक से 100 रुपये उधारी लिया है। तो बैंक वाला बोला कि तुम्हें क्या करना होगा, 25% सूद देना होगा। एक राशि 25 वार्षिक कितना देना पड़ेगा, 100 रुपये में 25% सूद देना पड़ेगा। तो बोल रहा है मुझे क्या बोल रहा है, देखो एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में, तो बोल रहा है कितने समय में 25% आपको क्या देना पड़ेगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 25% आपको ब्याज देना पड़ेगा, 25% ब्याज देना पड़ेगा। बोल रहा है कि कितने वर्षों में वो 300 रुपये हो जाएगा, मतलब तिगुनी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हाँ, तो हम लोग क्या कहते हैं, माना कि राशि, तो राशि को हम क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पी। तो पी को हम कितना मान लेंगे, x रुपये। क्या मान लेंगे, x रुपये, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है कि वो x रुपये बैंक में जाके उधारी ले रहा है, उसको आर कितना देना पड़ेगा, उसको आर देना पड़ेगा 25। आर मतलब क्या हुआ, उसको देखो ब्याज कितना परसेंट देना पड़ेगा, ब्याज में कितना परसेंट उसको दर देना पड़ेगा, तो 25% उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और देखो टी कितना हो गया, तो टी मुझे पता नहीं, क्वेश्चन पूछा ही गया है कि कितने। अब मुझे ए कितना देना पड़ेगा, 3x, इसका 3 गुना। किसका 3 गुना, जो मैं पैसा लिया हूँ बैंक में उसका मुझे 3 गुना देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, उसका 3 गुना मुझे देना पड़ेगा। कितने समय के लिए, वो टाइम ही मुझे ज्ञात करना। तो सिंपल है कि हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा ही बराबर क्या होता है, a माइनस पी। तो a माइनस पी हो जाएगा। तो a मेरा क्या है 3x और ये मेरा क्या हो गया x गया, तो मेरा क्या हो गया 2x। तो मेरा ऐसा ही क्या हो गया 2x। अब हम लोग फार्मूला बिठाएंगे,
SI बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बटे 100 होता है। अब हम लोग SI का मान तो हम लोग को पता चल गया कि मेरा SI हो गया 2x, P मेरा है x, R मुझे हो गया 25%, T मेरा पता नहीं, ये मेरा 100। तो सिंपल सा देखो, ये 2x, ये x कट गया, ख़त्म। ये 4 5 कितना 25, तो 25 4 जो 100, ये 4 इसके साथ गुना होगा कि नहीं, ठीक है, 2 के साथ, तो ये हो गया 8 और इधर हो गया T, तो T बराबर कितना हो गया 8, तो इसलिए T बराबर 8 ईयर्स। T मेरा कितना हो गया 8 ईयर्स। तो अगर मैं बैंक में 1 रुपये लेता हूँ उधारी, एक्स में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 100 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, तो 1 रुपये उधारी ले रहा हूँ और मुझे अगर 3x पेमेंट करना है तो उसका 3 गुना पेमेंट करना है, 25% मुझे सूद देना पड़ेगा हर साल। सूद मतलब एक प्रकार से होता है ब्याज देना पड़ेगा। तो क्या है कि मुझे कितना वक्त में मुझे मेरा 3 गुना हो जाएगा पैसा, कितना वक्त में 3 गुना हो जाएगा पैसा, तो मुझे 8 साल लगेगा। 8 साल बाद अगर दूंगा तभी मुझे 3 गुना जैसा हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई क्वेश्चन? तो हम लोग का P कितना दिया है 17,600 रुपये और R कितना दे गया है, R मेरा दे दिया गया है 4.1/2%। और देखो ये मेरा 2 ईयर्स 8 मंथ्स है, तो इसको पहले मुझे ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे मुझे पहले पता होना चाहिए कि 2 ईयर्स का ईयर्स लिख दिए और देखो 8 मंथ्स को, तो 1 मंथ बराबर क्या होता है 1/12 होता है, 1/12 ईयर्स होता है। ऐसा क्यों होता है यह बस समझ लेते हैं। देखो 12 मंथ्स बराबर कितना होता है 1 ईयर होता है कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 1 मंथ लिख सकते हैं 12 गुना 1 मतलब 12 मंथ बराबर 1 ईयर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मंथ, ये मतलब मंथ है, ठीक है, ये मीटर मत समझ लेना है अगर, तो यह क्या है 1 और ये 12 नीचे आ जाएगा। तो देखो 1 मंथ बराबर क्या 1/12 ईयर हो गया, तो इसीलिए तो इसी चीज़ को तो लिखे। तो ये क्या है 8 गुना 1 मंथ है, तो ये मंथ के लिए क्या हुआ 1/12 ईयर हो गए कि नहीं, हाँ या नहीं? ओके। अब देखो हम लोग इसको काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो एक प्रकार से हम लोग क्या सीख गए कि ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 3। तो हम लोग लिख सकते हैं इधर 2 ईयर ऑलरेडी है और इधर कितना बचा 2/3 ईयर। क्या इसके साथ ये गुना होगा, तो 3 दूनी कितना हुआ 6 और 6 2 कितना हो गया 8। ये इसके साथ गुना होता है, इसके साथ जोड़ होता है कि नहीं होता है? तो 3 2 जा 6 एंड 7 8, तो 8/3 ईयर हो गया। तो मेरा टाइम कितना हो गया 8/3 ईयर। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा ही फॉर्मूला में सेट करेंगे और मैथ्स को निकालेंगे। तो देखो R कितना है, ये 4.1/2, तो क्या होगा 2 4 जाए 8 और 8 1 9, तो ये हो गया मेरा 9/2%, ठीक है। अब देखो इसको हम बनाते हैं। अब तो हम लोग का फॉर्मूला था SI × P × R × T/100, तो SI मेरा 1760 हो गया, R मेरा कितना हो गया 9/2। तो डायरेक्ट हम लोग ये जो बटे देंगे तो 2 यहाँ लिख देंगे, इसके लिए आपको 9/2 ऐसा नहीं लिखने का जरूरत है डायरेक्ट। और ऐसा क्या होता है नीचे 100 तो गुना होता ही है, और इधर क्या है मेरा ये क्या है मेरा ये हो गया तुम्हारा 8/3, वर्ष कितना हो गया 8/3, तो मेरा वर्ष हो गया 8/3, तो ये 3 हो गया। तो इस तरह से आप इसको काटेंगे, तो ये 0 कट गया, कोई प्रॉब्लम। ये देखो 3 3 जा 9 कट गया, 4 2 जा 8 कट गया। अब क्या बचा नीचे सिर्फ 10 बचा है कि नहीं, तो 1 7 6 ये 3 ये 4 बटे क्या है 10 है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं, 176 को 6 से गुना कर लेते हैं। तो 176 को 4 3 कितना होता है 12 से गुना कर लेते हैं। तो 6 2 कितना हुआ 12, देखो 12 के हाथ में रहा 1, 17 दूनी कितना 34, 34 के 35, ठीक है। और 176 के 176 कर दिए, 2 का 2 5 6 11, 3 और 7 10, 11 1 1 2, तो कितना हो गया, इतना हो गया मेरा 2112/10, तो मेरा हो गया 211.2, कितना रुपये हो गया, तो यही तो मेरा हो गया ऐसा ही, इतना ही तो रुपये होगा आंसर। किस दर द्वारा 750 साधारण ब्याज 3 माह के दर पर 22.5 रुपये हो जाएगा। मतलब मेरा ये क्या है, ये मैं बैंक में उधारी ले रहा हूँ,
कितना 750 रुपये। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए ले रहा हूँ ब्याज। साधारण ब्याज कितना? 3 माह के लिए। तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा? ऐसा ही मेरा कितना हो जाएगा? 22.5। तो इससे मेरा क्या हो गया? मेरा आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। तो कैसे निकालेंगे देखो। तो देखो यहाँ पर क्या है, मेरा पी कितना है? 750 है। ऐसा ही मेरा हो गया, इतना दिया गया है। टी मेरा 3 माह दिया गया है। तो देखो माह को मुझे क्या करना है? वर्ष में चेंज करना है। कितना करना है? माह को मुझे वर्ष में चेंज करना है। तो देखो एक माह बता होता है 1/12 वर्ष। तो 3 चौके 12 वर्ष। तो 1/, ये क्या हो गया? 4 ईयर हो गया। समझ में आ गया? 1/4 ईयर्स मतलब 4 ईयर्स हो गया। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन मेरा है तुम्हारा कितना नंबर? 13 नंबर। तो देखो किस दर द्वारा 750 का साधारण ब्याज 3 माह के दर पर, ठीक है, 3 माह के दर पर ये साधारण ब्याज 22.5 रुपये हो जाएगा। तो इसको हम लोग अब करते हैं, ठीक है। तो एस आई कितना होता है? एस आई का मान होता है P/R/T/100। एस आई बराबर हम लोग का P/R/T/100 होगा। तो देखो एस आई क्या है? 22.5 है। इसको पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आ गया। ये मेरा P 750 है। आर मुझे नहीं पता। और टी मेरा क्या 1/4 है। तो 1/4 यहाँ पर कर दिए, 100 हो गया। तो ये इस तरह से होता है। अगर टी रहे तो 1/4 ऊपर नहीं लिखना है, 1 ऊपर लिखना है, 4 नीचे लिखना है। इस तरह से लिखना है। ये क्यों होता है ये बहुत बड़ा डिटेल्स है, वो बाद में समझाएंगे किसी दिन। तो क्या हो चक गया? इतना हो गया। तो देखो ये जीरो मैं काट सकता हूँ, ये जीरो मैं काट सकता हूँ। तो अब मेरा क्या बचा? यहाँ पर देखो हम 225 बचा। तो 9 को अगर 25 से गुना करेंगे तो 225 आएगा। तो 9 25 जा कितना होता है? 225। 9 25 जा 225। और ये 10 नीचे रहने दिया। इधर क्या 75 है तो 3 पोजीशन 75 होता है। आर का आर रहने दिए, नीचे 10 रहने दिए और 4 रहने दिए। ये 0 कट गया। ये 25 कट गया। ये 3 जा 9 हो गया। तो ये 4 मेरा 3 से गुना हो गया। तो क्या हो गया? 12। और ये आर, तो इसलिए आर बराबर कितना हो गया? 12%। समझ में आया? तो क्वेश्चन है घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन क्या होगा? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, क्योंकि घन की एक भुजा दिया है तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। अब तो इसको बनाते हैं तब। तो क्या हो गया? ये मेरा घन है और ये घन है। तो घन में मेरा क्या है? एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन क्या होगा? तो भुजा क्यूब मतलब जो 6 सेंटीमीटर है इसका क्यूब होगा। मतलब 6 × 6 तो कितना होगा? 6 6 जा 36। और 36 को अगर हम गुना करेंगे, मान के चलो 216 होता है। तो कृपया करा के देख देता हूँ। 6 6 जा 36 हाथ में रहता है 18 21। तो 216 हो गया। तो मेरा कितना हो गया? 216। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर 3 को है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्या हो गया? सेंटीमीटर का पावर 3 हो गया। तो इसे सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया घन का आयतन भुजा क्यूब और 216 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ के सभी तलों का क्षेत्रफल क्या है? तो देखो ये एक घनाभ है। घनाभ क्रमशः, तो देखो क्या है, सबसे पहले मुझे समझना होगा कि घनाभ के मुझे सभी तलों का क्षेत्रफल मांगा है। तो इसको समझते हैं कैसे करना है। तो देखो ये घनाभ है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम लोग का दे दिया गया है। ये 16 सेंटीमीटर लंबाई 24 सेंटीमीटर चौड़ाई ऊंचाई। थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा होता लेकिन ऐसे बुझा नहीं रहा है। खैर, तो अब क्या है? तो सभी तलों का क्षेत्रफल तो क्या है? मतलब यहाँ पर कितना तल है? तो देखो यहाँ पर एक तल है, तो इसके ऊपर भी एक तल है, सामने एक तल है। तल मतलब सामने वाला प्लेन सरफेस। तो देखो एक प्रकार से यह तल है तो ऊपर भी एक, देखो ये ढकना समझते हो, तो ढक्कन जैसा होता है। तो यहाँ पर एक ढक्कन है तो ऊपर भी एक ढक्कन है, सामने एक ढक्कन है तो पीछे भी एक ढक्कन है। कितना? 4 हो गए। इधर एक ढक्कन है तो इधर भी एक ढक्कन है, 6 ढक्कन हो गए। तो इसी ढक्कन वाले, मतलब इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं संपूर्ण, सॉरी हिंदी अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसीलिए घनाभ के सभी तलों का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। तो देखो हम ये फार्मूला का सेट करेंगे। मेरा L कितना है? 16। B कितना है मेरा? 24। सॉरी गलती हो गया, ये ऐसा लिखना चाहिए था मुझे। फिर क्या हो गया? 24 × 12। फिर क्या होगा? मेरा L क्या है? ये 16 × 12। तो इस तरह से हो गया।
अब इसको करते हैं तो देखो तो ये क्या हो गया, इसके बाद मैंने कर दिया है तुरंत। तो 16 को 24 से गुना किए तो 384 हो गया, 24 को 12 से गुना किए 288 हो गया 288। और इसके बाद देखो 16 को 12 से गुना किए तो 192 मैंने 192 हो गया। फिर इसको हम जोड़ के तो 864 हो गया। तो ये देखो क्या होता है, ये जो होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ने पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है। ये तो गुना तो नहीं हो रहा है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसके बाद 864 को 2 से गुना करेंगे तो 1728 हो गई। ये देखो गुना हम सामने करके दिखा दिए, जोड़ वगैरह सब कुछ। यू कैन स्क्रीनशॉट ओके एंड नाउ यू अंडरस्टूड। तो मैं सामने ही करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ गुना करके करना चाहिए, नहीं तो क्या है स्पीड स्लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन, 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले कितने घन, ये आप भूल जाओ। अब देखो एक घनाभ जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो तो पिघलाकर बनाया जा सकता है, मतलब कितना घन मुझे बनाया जा सकता है एक बड़ा से घनाभ से। तो इसको समझते हैं कि मैं बड़ा सा घनाभ ले लिया, ये मेरा बड़ा घनाभ है 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। इसको मुझे पिघलाकर इस तरह का छोटा छोटा घन बनाना है, कितना घन मेरा बन सकता है। तो क्या होगा देखो अभिष्ट घनों की संख्या क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा घन का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे हम लोग डायरेक्टली भागा कर देंगे। तो बड़ा घन का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इसका भी लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई, मतलब एक प्रकार से भुजा क्यों। अब इसको हम काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20 हो गया। मेरे पास क्या बचा 4 3 2, तो 4 गुना 3 गुना 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो मेरा हो गया 24, क्या हो गया 24 को, हाँ तो घनों की संख्या क्या होगा 24। इस तरह से 24 को घन हम लोग बना सकते हैं। समझ में आया आप लोग को, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है।